नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू चल रहा है और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न अब देखेंगे। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए जो भी वीडियो है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। किस अधिनियम ने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था? तो वह 1853 का चार्टर अधिनियम था। विकल्प बी जो है सही है। इसकी व्याख्या मस्ट है, वह देख लीजिए। 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधि के निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, यह भी सही है। सिविल सेवा में भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मैकाले समिति की स्थापना हुई थी 1854 में। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी 1813 का चार्टर एक्ट से भी पड़ी थी, जहाँ 1 लाख रुपया वार्षिक दिया जा रहा था, तो यह भी सही है। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 यह भी सही है। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद यह भी सही है। तो यह तीनों जो ऑप्शन है वह तीनों सही है। तो मतलब 1, 2, 3 जो है सी है। सी जो है सही है आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की, ओरिएंटल मतलब होता है देसी, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। नोट में देखिए 1813 का चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 में गठित कमेटी थी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का दायित्व शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का भी था। अगला प्रश्न देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। जो समिति बनी थी उसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इन तीनों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1935 के अधिनियम से ले लिया गया है। तो विकल्प ए जो है सही आपका। भारत के संविधान में प्रयुक्त संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है, इसलिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। 1935 का जो अधिनियम था, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसंधि विधानमंडल, द्विसंधि केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, यह सब जो है यह आपका 1935 के अधिनियम में है। और साथ ही साथ संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग एवं आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, यह सभी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में जो सभापति थे वह आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और जो उपसभापति थे वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी व्याख्या देखिए, अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी वह 24 अगस्त 1946 को हुई थी। सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला था। अंतरिम सरकार के जो पदेन अध्यक्ष थे वह वायसराय थे, और जबकि उपाध्यक्ष या उपसभापति जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? यह कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, यह कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का है। यह परीक्षा में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ग्रेनविले ऑस्टिन प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो थी यह ग्रेनविले ऑस्टिन की पुस्तक थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में पारित किया गया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की निगरानी और विनियमन हेतु 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के प्रावधानों के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तब बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1774 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा इम्पे को, इसी अधिनियम के तहत। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत
पद हेतु प्रावधान किया था। तो 1773 का अधिनियम है, आप जानते ही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम देते हुए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे इसके अधीन कर दिए गए। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के का इल्बर्ट बिल था। इसका क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य यही था कि यहाँ जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोगों की बराबरी को रोकना था। यही था 1883 का इल्बर्ट विधेयक। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 का इल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारत में अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संदर्भ में भारतीय और यूरोपीय लोगों को समान स्तर प्रदान करना था। इसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में निवासित यूरोपियों की आपराधिक मामलों को भी सुनवाई कर सकते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है, देखिए नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो 1784 है, पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह नियामक अधिनियम 1773 है। ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन 1813 है और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह सब यही जो बताया हूँ वही दिया गया है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसमें 1 लाख रुपया वार्षिक दिया गया था भारतीय शिक्षा पर। और इसमें आपका सर्वोच्च यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखा, वही बात है, फिर वही बात जो बताया हूँ वही लिखा हुआ है। विकल्प ए जो है आप यही है, मिलान कर लीजिएगा, वही बातें बताई गई हैं इसमें भी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो 1833 का अधिनियम, विकल्प ए 1833 का अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। चार्टर एक्ट 1833 ने सर्वप्रथम भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। इस एक्ट द्वारा योग्यता को कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनाया गया। इस एक्ट की धारा 87 में प्रावधान किया गया कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी मूल निवासी को धर्म, जन्मस्थान, रंग, वंश आदि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को बल दिया? तो 1861 का अधिनियम है। पोर्टफोलियो प्रणाली यही थी, 1861 का अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को प्रशासनिक सुविधा के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर भारत में प्रशासन के लिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जो कि मंत्रिमंडलीय जैसा ही व्यवस्था थी। इससे कार्यकारी परिषद पर वायसराय के प्राधिकार को और बल प्राप्त हुआ। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? तो 1861 का अधिनियम, विकल्प बी जो है आपका सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल को अपनी भारतीय परिषद की स्वीकृति के बगैर अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। यह प्रावधान बाद में कतिपय परिवर्तनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया और आगे यही भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का आधार बना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की विशेषता क्या थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसकी विशेषता थी। फिर प्रांतों में लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार का गठन, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के बीच राजस्व, प्रशासनिक विषयों का बंटवारा, यह सभी विशेषताएं थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कथन है, कारण है। तो द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटना है, 2 वर्गों में बांटना है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयास किया गया। तो दोनों बातें सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू करते हुए, द्विशासन मतलब द्वैध शासन लागू करते हुए प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय परिषद के चुने हुए सदस्यों को सौंपकर प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर देखिए, भारत सरकार का अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रित ही रही। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो देख, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें विकल्प बी जो है यही आपका सही हो जाएगा। कुछ विशेष नहीं लिखा है, वही बातें लिखी गई हैं इसमें। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो 1919 का अधिनियम क्या विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में
द्वैत शासन की स्थापना सही है। मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है 1909 में आया था, न कि 1919 में। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए, 1 और 3 जो है आपका सही है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, सिर्फ यह प्रीलिम्स के लिए नहीं है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी काम देगा। ये जो भी आगामी परीक्षा होंगी सबके लिए यूजफुल है दोस्तों, जो भी आयोग लेगा। तो ऐसा नहीं है कि 24 अक्टूबर के बाद इसका कोई महत्व नहीं है, यह मत समझिएगा। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।